थ्योरी में फंसा एक कत्ल, एक मर्डर, चार साजिशें, मर्डर के चतुर्भुज में उलझी मौत, मानवेंद्र के कत्ल का दूसरा सच, खुलती परतें, उधड़ता सच। शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। लखनऊ में बेटे के हाथों मारे गए मानवेंद्र सिंह की मौत की असली वजह क्या है, इस पर सस्पेंस गहरा गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई बेटा महज इस बात पर पिता की बेरहमी से हत्या कर सकता है कि वो उसे पढ़ा लिखा कर एक बेहतर इंसान बनाना चाहता था। जी हां, खुलती परतें, उधड़ता सच। लखनऊ के आशियाना में हुए सनसनीखेज मर्डर कांड का सच शायद अभी बाहर आना बाकी है वो राज जिसने मानवेंद्र की जिंदगी छीन ली। मानवेंद्र के बेटे अक्षत के कबूलनामे के बाद पुलिस जांच से लेकर हमारी पड़ताल में जो कुछ बातें सामने आ रही हैं वो हत्या के पीछे कई सारे एंगल्स में फंसी नजर आ रही है। माना जा रहा है कि उन एंगल को खंगालने के बाद ही हत्या की असली वजह सामने आएगी। उसने यही बताया कि फूफा जी धोखे से मुझसे गोली चल गई है। उसकी संगत थोड़ी सी गलत लड़कों के साथ हो रही और कहीं ना कहीं नशा भी है हो रही थी। और ये भी सुनने को आया किसी से हाथ टॉक हुई है, कोई महिला है जिससे बातचीत चल रही थी। कलेजा चीर देने वाला मर्डर एक पिता की हत्या नहीं, लखनऊ में खून के रिश्ते का सबसे दर्दनाक कत्ल है मानवेंद्र सिंह की हत्या। लखनऊ में आशियाना की गलियां अभी भी परेशान हैं उन सवालों से कि क्या एक बेटा अपने पिता के लिए इतना बेरहम हो सकता है कि वो पहले उसकी गोली मारकर जान ले और फिर बचने के लिए, सबूत मिटाने के लिए उसी पिता के टुकड़े टुकड़े कर डाले जो खुद मानवेंद्र के जिगर का टुकड़ा था। मानवेंद्र सिंह के रिश्तेदारों को अक्षत ने धोखे से गोली चलाने की बात कही थी। यही बताया कि फूफा जी धोखे से मुझसे गोली चल गई है और पापा को लग गई तो पापा डेड हो गए। मैंने अपने बचाव के लिए उनके शरीर को, चूंकि मैं पूरा इकट्ठा ले नहीं जा सकता था, वजन भारी था, तो मैंने इसलिए टुकड़ों में काट करके ले जाने की कोशिश की। सवाल है कि सुबह 4 बजे धोखे से गोली आखिर कैसे चल गई? अगर चल गई तो फिर पिता को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? मंगलवार को पुलिस दोबारा अक्षत को उसके घर लेकर आई ताकि सिलसिलेवार तरीके से घटना का सच पता चल सके। उसी के बाद पूछताछ में खुलासा हुआ कि अक्षत ने मानवेंद्र सिंह के धड़ के टुकड़े करने की भी कोशिश की थी लेकिन काट नहीं पाया। रीढ़ की मजबूत हड्डी आरी से कट नहीं पाई। अक्षत मानवेंद्र का धड़ भी ठिकाने लगा देता, लेकिन जिस समय उसने कार में धड़ रखने की तैयारी की थी उसी समय उनके शराब के ठेके का मुनीम घर आ गया। ऐसे में अक्षत का प्लान चौपट हो गया। बता रहा है कि चूंकि उसके बॉडी के 4 पार्ट्स, 2 हाथ और 2 पैर, वो डिस्पोज कर चुका था, धड़ बचा हुआ था। धड़ उस दिन उसको ले जाना था, गाड़ी भी उसने बोर्ड में अंदर लगाई थी, लेकिन कोई आ गया तो वो ले नहीं जा पाया। धड़ का क्या करने वाला था, कहाँ डिस्पोज वो करा था मैं जाकर के उसको अंतिम संस्कार कर देता। मानवेंद्र सिंह के कत्ल की कहानी जितनी सीधी दिखती है, माना जा रहा है वो उतनी सीधी है नहीं, क्योंकि मानवेंद्र सिंह के कत्ल की कहानी नीट की पढ़ाई वाले एंगल से आगे बढ़कर कई थ्योरी में बंट गई। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि मानवेंद्र सिंह का बेटा अक्षत पढ़ने लिखने में जी चुराता है, जबकि मानवेंद्र चाहते थे कि उनका बेटा नीट की पढ़ाई का डॉक्टर बने और उनके खड़े किए गए कारोबार को, यानी पैथोलॉजी लैब के कारोबार को आगे बढ़ाए। लेकिन अक्षत को यह दबाव पसंद नहीं था और उसी दबाव से बचने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया। अभी तक अभियुक्त ने अपना जो भी इकबाल किया है उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। हालांकि नीट पढ़ाई वाली थ्योरी में दम नहीं दिखता, क्योंकि जानकारी मिली है कि अक्षत ने 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और होटल रेस्टोरेंट का कारोबार करना चाहता था। ऐसे में पिता उस पर नीट की पढ़ाई का दबाव क्यों डालता? लेकिन अगर वाकई पढ़ने के लिए कहने पर मार डाला तो वाह री कलयुगी औलाद, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर। कुछ दिनों पहले मानवेंद्र के घर चोरी हुई थी जिसमें नकदी और गोल्ड चोरी हुआ था। अक्षत ने नौकरानी पर चोरी के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में अक्षत की साजिश निकली। दावा किया जा रहा है कि अक्षत गलत संगत में पड़ गया और गर्लफ्रेंड और दूसरे शौक को पूरा करने के लिए उसी ने चोरी की थी। पुलिस को एक बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन का भी शक है। तो ये लड़का बड़ा बदतमीज हो गया और बेलगाम हो गया, तो चीजें थी। स्वभाव कैसा था? धीरे धीरे उसका स्वभाव क्या बदलने लगा था अक्षत का? देखिए, अंदर से तो क्रोध
लड़का रहा। और जो चीज़ मेरे को और भी जानकारी में उसके संज्ञान में लाया गया, मेरे उसमें पता लगा कि लड़की संगत थोड़ी सी गलत लड़कों के साथ हो रही थी और कहीं ना कहीं नशा भी एक ऐसी चीज़ थी जिसको लेकर के घर में नाराज़गी, गलत संगत को लेकर नाराज़गी और अन्य बातों को लेकर नाराज़गी भाई पिता ने जाहिर करी है। अब उस विषय को लेकर के बात इतनी बड़ी है, किस विषय को लेकर बड़ी है वो जांच का विषय है। अक्षत के बारे में पता चला है कि वो क्राइम थ्रिलर, वेब सीरीज और क्राइम की फिल्मों का शौकीन था। कहीं वहीं से तो उसके दिमाग में पिता के मर्डर का खौफनाक प्लान तो नहीं उपजा। मानवेंद्र प्रताप सिंह की कत्ल को लेकर कई थ्योरी चल रही हैं। इस पूरे मामले में एक महिला किरदार भी शक के दायरे में है, तो दूसरी तरफ रिश्तों में कुछ ऐसा है जिसके ऊपर शक गहरा गया है। सवाल ये उठता है कि क्या मानवेंद्र के साथ कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं हो गई, कुछ ऐसा जो अब तक पुलिस के सामने होकर भी सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि जो दो और थ्योरी हैं उसमें भी कई सारे सवाल हैं। आसपास के लोगों से बातचीत में सामने आया है कि इस पूरे हत्याकांड में शक के दायरे में एक महिला रिश्तेदार भी है। दावा किया जा रहा है कि हत्या से ठीक पहले वाली रात को मानवेंद्र की किसी महिला से हॉट टॉक यानी कहासुनी हो गई। पड़ोसी महिला के बारे में जानते हैं, माना जा रहा है किसी महिला से मानवेंद्र के रिश्तों को लेकर घर में तनाव हुआ होगा, लेकिन महिला और हत्या के बीच के कनेक्शन को लेकर हर किसी के पास अलग अलग सवाल। ये भी सुनने को आया किसी से हॉट टॉक हुई है, कोई महिला है जिससे बातचीत चल रही थी, ये भी जानकारी में आया गया है और अब वो भी जांच का विषय है। वो महिला सर कौन है, क्या कुछ जानकारी है कि उसके बारे में कोई हम जानकारी देने की स्थिति में है, क्योंकि वो पर्सनल व्यक्तिगत बात नहीं थी, लेकिन ये बातचीत सामने आई है। देखते हैं क्या होता है। उस हॉट टॉक के बाद ही अक्षत जो है बात करने शायद पहुंचा होगा अपने पिता से, उसके बाद जो भी अक्षत को ये बात कैसे मालूम होगी, ये बातचीत होगी ना, ये भी जांच का चाह है कि अगर किसी से उनकी हॉट टॉक हुई तो वो क्या इन्होंने इनके जानकारी में, बच्चों की जानकारी में कैसे आ गया। मानवेंद्र की बेटी भी सवालों के घेरे में है। रिश्तेदारों का दावा है कि मानवेंद्र की बेटी के सामने ही अक्षत ने अपने पिता को मारा, लेकिन 3 दिनों तक उसके घर में लोग पूछते रहे बेटी ने आखिर किसी को कुछ क्यों नहीं बताया, आखिर पुलिस के पूछने पर ही उसने मुंह क्यों खोला। जानकारी ये भी मिली है कि घटना के बाद वो स्कूल भी गई थी। हालांकि परिवार वाले कह रहे हैं कि अक्षत की हरकत से वो बुरी तरह डरी सहमी है। देखा है, बता रही है ना कि भैया ने मारा है, बता रही है। बहन के सामने ही मारा, बहन के सामने ही मारा। हाँ, बहन के सामने। 4 दिन तक का किसी से बातचीत कुछ नहीं की, आप लोग से कभी भयभीत हो गई थी, डर गई थी, अभी भी नहीं बात कर रही है, पुलिस के सामने भी कुछ नहीं कह पा रही, बस इतना बता रही कि हाँ भैया ने मारा है। मानवेंद्र के भाई और उनकी पत्नी भी उसी मकान में रहते थे। मानवेंद्र के भाई पुलिस में हैं और किसी विधायक की सुरक्षा में तैनात हैं। उन दोनों की भूमिका भी इस केस में संदेह के घेरे में है। लखनऊ के इस डराते मर्डर कांड में सवालों की फहरिस्त अभी और भी है, जिनके जवाब अभी मिलने बाकी है। लखनऊ से विवेक शाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए आगे बढ़ते हैं। क्या दिल्ली में एक नई गैंग वॉर चालू हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल रात दिल्ली में एक कार पर फायरिंग होती है, उसमें लॉरेंस का वकील और कुछ लोग बैठे थे। अब इस फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने एक कथित पोस्ट के जरिए ली है। रोहित गोदारा पहले लॉरेंस का ही साथी था। लॉरेंस गैंग को खुलेआम चैलेंज, वकील पर फायरिंग, गैंग वॉर की आहट। मंगलवार रात दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। एक कार पर कुछ बाइक सवार फायरिंग करते हैं और तेजी से निकल जाते हैं। जिस कार पर फायरिंग होती है उसमें 5 लोग सवार थे, जिसमें से एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का वकील दीपक खत्री और उसकी लीगल टीम के लोग थे। गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। गाड़ी के पीछे का कांच पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। गाड़ी के अंदर बैठा संदीप नाम का एक शख्स घायल भी हुआ। इस बात के कयासी लग रहे थे कि कौन हो सकता है इस फायरिंग के पीछे। लॉरेंस गैंग का वो कौन दुश्मन है जिसने फायरिंग करवाई। बुधवार दोपहर एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है जो कथित तौर पर रोहित गोदारा गैंग का होता है। इस पोस्ट में लिखा है, जय श्री राम, राम राम सभी भाइयों को। मैं राहुल फतेहपुर, नवीन बॉक्सर गोरीपुर, सनी यामा। जो ये दीपक खत्री वकील पर हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये लॉरेंस के लिए मुखबिरी और दलाली करता था
और ये जो तू फिरौती की सेटिंग करवाता है और मुलाकात पर जाकर तू इन्फॉर्मेशन लाता है वो बंद कर दे, नहीं तो तेरी हरकतों की सजा तेरे पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। आज तो भगवान का शुक्र कर, आज तू बच गया। अभी भी समय है, सुधर जा। और हमारे जितने भी दुश्मन हैं जो लॉरेंस को बदमाश मानते हैं, वो समय रहते सुधर जाना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पंजाब में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या और अब लॉरेंस बिश्नोई के वकील के ऊपर फायरिंग, ये दिखाता है कि गैंगस्टर अब एक दूसरे के परिवारों और वकीलों को भी टारगेट करने लगे हैं, यानी कि गैंगवार गैंग के लोगों से ऊपर उठ चुका है। पोस्ट में नीचे रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, मोनू ग्रुप, जठेड़ी ग्रुप जैसे दूसरे गैंगस्टर और गैंग के नाम लिखे गए हैं। हालांकि एनडीटीवी इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये एक पैटर्न कई साल से देखा जा रहा है। जो गैंग वारदात अंजाम देता है वो इस तरह के पोस्ट डालकर जिम्मेदारी लेने और धमकाने का काम करता है। पोस्ट के हिसाब से फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली है। इस पोस्ट के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या दिल्ली में गैंग वॉर शुरू हो गई है? क्या लॉरेंस गैंग के लोगों को टारगेट किया जाएगा? क्या लॉरेंस के दुश्मन गैंग अब खुलकर सामने आ गए हैं? लॉरेंस के जिस वकील पर फायरिंग हुई थी उससे हमने बात की। हमने उनसे रोहित गोदारा और दूसरे गैंगस्टर्स को लेकर सवाल किए थे कि क्या कभी उनकी तरफ से धमकी मिली। लॉरेंस के आप लॉयर हैं, तो क्या कोई आपको पहले से थ्रेट था, कोई धमकी दे रहा था? क्योंकि लॉरेंस के बहुत राइवल गैंग हैं, चाहे वो रोहित गोदारा हो, गोल्डी बराड़ हो, कोई आपको थ्रेट कर रहा था? नहीं, मुझे ऐसी कोई थ्रेट कॉल नहीं आई, पर मुझे कहीं से मैसेज आते थे कि आपको है थ्रेट, थोड़ा बच के रहना। इंटरनल जो एजेंसियों से खबर आ गई, कभी किसी से आ गई, थोड़ा सेफली चलो। तो मैं सेफली चल रहा था, पर मंदिर था, मुझे थोड़ा पता था कि मंदिर के पास भी ऐसा कोई हादसा कर सकते हैं, ऐसे नीच लोग भी हैं इस धरती पे। ये घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे की है। बेखौफ बदमाशों ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी जैसे व्यस्त इलाके में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। पुलिस हमलावरों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लॉरेंस के वकील मंदिर में दर्शन करके लौट रहे थे, तभी एक बाइक पर सवार होकर आए 3 हमलावरों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी मंदिर में देखें आप, तो कश्मीरी गेट का जो ये हनुमान मंदिर है, यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद वो यहाँ से निकले थे और जब वो निकलकर अपनी गाड़ी में सवार होकर के बाकी दोस्तों के साथ जा रहे थे तो उस वक्त जो है ये दुर्घटना घटती है। तो हमने देखा कि यहाँ से जब वो क्रॉस कर रहे थे उसी समय पीछे से बाइक सवार आते हैं। उस बाइक पे 2 लोग थे और पीछे से ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है कई सारे निशान भी देख रहे हैं। पुलिस ने इन जगहों को जो है वो मार्क भी किया है। लॉरेंस के वकील पर फायरिंग और उसके बाद रोहित गोदारा गैंग की ओर से पोस्ट आता है। ये दिखा रहा है दोनों के बीच दुश्मनी अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। लॉरेंस के दुश्मन अब खुलकर उसके सामने आते जा रहे हैं। 2022 में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से लेकर मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड तक रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक साथ थे और लगातार एक साथ मिलकर वारदातों को अंजाम दे रही थी। लेकिन 2024 के आखिर तक ये सारे गैंग आपस में बट गए। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ के साथ हो गया, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इनसे अलग हो गया। इसके बाद दोनों गैंग के लोग आपस में एक दूसरे को सोशल मीडिया पर धमकियां देने लगे और दोनों गैंग्स के बीच गैंग वार शुरू हो गया, जिसमें दोनों ही गैंग्स के कई गुर्गे मारे गए। पंजाब हरियाणा की अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई कभी एक ऐसा नाम था जिसके इशारे पर पूरा गैंग काम करता था। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, शहजाद भट्टी जैसे कई नाम उसके भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते थे। लेकिन बीते 2 साल में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। कभी लॉरेंस के राइट हैंड कहे जाने वाले गोल्डी बराड़ ने उससे दूरी बना ली, रोहित गोदारा भी उससे अलग हो गया। अब दिल्ली में जिस तरह फायरिंग हुई है और रोहित गोदारा गैंग जिम्मेदारी लेता दिख रहा है, ये आशंका जताई जा रही है कि ये घटना आने वाले समय में बड़ा रूप ले सकती है। दिल्ली में आकिल जमील के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। गैंगस्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, इसके नए खुलासे फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग से हो रहे हैं। ये सामने आ रहा है कि दिल्ली और मुंबई की जेलों से हुई थी पूरी प्लानिंग और लॉरेंस खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं उससे ये भी दिख रहा है कि इन गैंगस्टर्स का नेटवर्क किस तरह फैला है, कैसे अब यूपी के शहरों के युवाओं को ये अपने जाल में फंसा रहे हैं।
फायरिंग का जेल कनेक्शन। दिल्ली से मुंबई, जेलों से बना प्लान। 31 जनवरी की रात निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर गोलियां चली। मुंबई, पुणे से लेकर यूपी, हरियाणा तक इसके तार जुड़े। मुख्य शूटर समेत करीब 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे खुलासे भी हो रहे हैं। प्लानिंग से लेकर फायरिंग तक नई बातें सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली और मुंबई की जेल में इसकी प्लानिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस के आगरा मॉड्यूल का शूटर था दीपक और बाकी शूटरों का दिल्ली के तिहाड़ जेल से हो रहा था कोऑर्डिनेशन। तिहाड़ में बंद है लॉरेंस गैंग का गुर्गा गोलू पंडित। गोलू पंडित और शुभम लोनकर पहले से एक दूसरे को जानते थे। शुभम लोनकर ने गोलू पंडित से फायरिंग के काम को अंजाम देने के लिए नए लड़के भरने के लिए कहा था। गोलू पंडित ने विष्णु कुशवाहा से संपर्क किया और विष्णु कुशवाहा ने शूटर दीपक और बाकी लोगों को इस क्राइम के लिए जुटाया। जानकारी के मुताबिक शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई बाद में दीपक और उसके दोस्तों से सीधे संपर्क में भी आए थे और इन्हें बहुत पैसे देने की बात कही थी। ये भी सामने आया है कि शूटरों के गिरफ्तार होने से कुछ दिन पहले ही गोलू पंडित बेल पर तिहाड़ जेल से रिहा हो गया। इसलिए अब मुंबई पुलिस गोलू पंडित की तलाश में है। तो वहीं रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग में गाड़ी और हथियार मुहैया कराने की जिम्मेदारी पुणे मॉड्यूल पर थी। पुलिस सूत्रों की माने तो इस मॉड्यूल को शुभम लोनकर का भाई प्रवीण लोनकर कोऑर्डिनेट कर रहा था। प्रवीण लोनकर फिलहाल मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद है। प्रवीण लोनकर पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप है। खबर है कि रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस जल्द ही प्रवीण लोनकर को रिमांड पर ले सकती है। ये सामने आ रहा है कि शूटरों के रिक्रूटमेंट का काम तिहाड़ में बैठे गैंगस्टर ने किया, जबकि गाड़ी और पिस्टल कैसे मिले इसे आर्थर रोड जेल में बंद प्रवीण लोनकर देख रहा था। और इन सब का बॉस लॉरेंस बिश्नोई खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। पुलिस के लिए भी ये गैंगस्टर बड़ी चुनौती बन गए हैं। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। अपने ही पिता की हत्या के आरोपी अक्षत प्रताप सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अक्षत पर अपने पिता मानवेंद्र सिंह की हत्या का आरोप है। कोर्ट में पेशी के समय जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या उसे पिता को मारने का अफसोस है, तो उसने हामी भरी और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। तो पिता की हत्या का अफसोस है, अक्षत की तरफ से इस बात पर हामी भरी गई और हालांकि इस पर इसने खुलकर कुछ नहीं कहा, बिना कुछ कहे ही वो वहां से आगे बढ़ गया। 14 दिन की पुलिस रिमांड पर अक्षत को भेजा गया है। कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में अक्षत को भेजा है। हालांकि जांच में अब तक कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लेकिन अभी जांच पर पूरी तरह से विराम नहीं लगा है। अभी ऐसे बहुत से एंगल और थ्योरी हैं जो सामने आई हैं, जिन पर तफ्तीश होना बाकी है। तो अपने पिता की हत्या के आरोपी अक्षत प्रताप सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। अक्षत पर अपने पिता मानवेंद्र सिंह की हत्या का आरोप है और हत्या कर अपने पिता के शव के टुकड़े करने का भी इस पर आरोप है कि किस तरह से इसने अपने आप को उस आरोप से बचाने के लिए साजिश रची। 14 दिन की अब पुलिस रिमांड पर अक्षत को भेजा गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी और नेतन्याहू की औपचारिक मुलाकात से जुड़ी तस्वीरें और खबरें अब सामने आ रही हैं। तेल अवीव के होटल में मिले दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच औपचारिक बातचीत की शुरुआत भी हुई। देखिए, ये तस्वीर भी सामने आ रही है। तो इजराइल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं और बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक और ये मुलाकात मानी जा रही है। पीएम मोदी और नेतन्याहू की औपचारिक मुलाकात की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का तेल अवीव में किया गया और मोदी और नेतन्याहू की औपचारिक मुलाकात की ये तस्वीर सामने आई है। देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सफर में आइए आगे बढ़ते हैं। होली नजदीक है, ऐसे में वो इलाके जो इस त्योहार को लेकर काफी संवेदनशील माने जाते हैं, वहां प्रशासन
की कड़ी निगरानी बनी हुई है। शाहजहांपुर में निकलने वाले लाट साहब के जुलूस से पहले कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से अशांति का माहौल ना पैदा हो। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की हैं। मस्जिदों और मज़ारों को कुछ इस तरह से तिरपाल से ढका जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हर साल होली पर निकलने वाला लाट साहब का जुलूस नजदीक है। ये जुलूस इसलिए अनोखा होता है क्योंकि इसमें जूते मार होली खेलने की परंपरा होती है। बस इस दौरान किसी धार्मिक स्थल पर रंग ना पड़े और कोई विवाद ना हो, इसलिए इन मस्जिदों मज़ारों को तिरपाल से ढका जा रहा है। शाहजहांपुर में 92 से ज्यादा मस्जिदों मज़ारों को तिरपाल से ढका गया है। जो भी मस्जिदें हैं, मज़ार हैं, ऐसे इवन जो ऐसे प्रतिष्ठान हैं, आवास हैं, उनको बेसिकली ढकाया जाता है। साथ ही साथ पुलिस बल से सिक्योर भी किया जाता है ताकि कहीं भी कोई अभद्र टीका टिप्पणी न हो या कोई ऐसा कोई वस्तु ना उसमें फेंक दिया जाए, इसकी वजह से कार्रवाई की जाती है। मस्जिदों के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी की जा रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि ये कदम एहतियातन उठाया गया है ताकि त्योहार सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। ड्रोन से भी इलाके में नजर रखी जा रही है। छोटे लाट साहब में कुल 92 मज़ारों और इन सब धार्मिक स्थलों को हम लोग तिरपाल से ढकने का कार्य कर रहे हैं और इसी प्रकार हमारे 98 स्थलों पर बैरिकेटिंग का कार्य हो रहा है बड़े लाट साहब में और 34 हमारे पॉइंट हैं छोटे लाट साहब में। आखिर ये लाट साहब का जुलूस क्या होता है और इस अनोखी परंपरा में क्या होता है, ये भी आपको बताते हैं। होली के दिन निकाला जाता है जुलूस, जूते मार होली खेली जाती है। भैंसा गाड़ी पर लाट साहब को बैठाया जाता है। लाट साहब को जूतों और झाड़ू से मारते हैं। 7 किलोमीटर लंबा जुलूस होता है। हजारों लोग शामिल होते हैं और दंग होता है। इस तरह की जूते मार होली अंग्रेजों के प्रति अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए मनाई जाती है। शाहजहांपुर में होली का त्योहार बेहद संवेदनशील माना जाता है। होली के दिन कोई शरारती तत्व मस्जिद और मज़ार पर रंग न डाल दे, इसके लिए जिला प्रशासन ने मस्जिदों और मज़ारों को तिरपाल से ढकना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। होली आने वाली है, इस दौरान मिठाई का कारोबार खूब होता है, लेकिन मिलावटखोर भी मौके का फायदा उठाने में जुट जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से नकली और मिलावटी मिठाई, खोया, पनीर लगातार पकड़ा जा रहा है। ये पनीर खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। इस मावे की मिठाई सेहत बिगाड़ देगी। त्योहार पर मिलावटी जहर। तस्वीरें यूपी के ग्रेटर नोएडा की हैं। यहां के एक पनीर भंडार में छापा पड़ा तो करीब 200 किलो पनीर पाया गया। जांच टीम ने इस पनीर का एक नमूना लेकर बाकी सब नाले में डालकर नष्ट कर दिया, क्योंकि इस पनीर की हालत देखकर ही पता लग जाता है कि ये खाने लायक नहीं है। रमजान का महीना चल रहा है और होली आने वाली है। खाद्य विभाग भी पूरे एक्शन मोड में है। गाजियाबाद में विभाग ने पूरे जिले में 5 टीमें उतार रखी हैं, जो नकली या मिलावटी तेल, पनीर और खोया पकड़ रही हैं। मिलावटखोर ये सारा माल दिल्ली एनसीआर में खपाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों में करीब 25 क्विंटल मिलावटी पनीर नष्ट किया जा चुका है। इसके अलावा सैकड़ों किलो मावा भी पकड़ा जा चुका है। कानपुर में सेहत के सौदागरों को बड़ी चोट लगी है। यहाँ के कल्याणपुर के एक घर में छापा मारा गया तो नकली देसी घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। अमन गुप्ता नाम का व्यक्ति रिफाइंड ऑयल, वनस्पति और खुशबू का मिश्रण कर देसी घी तैयार कर रहा था। फैक्ट्री से हजारों किलो नकली घी बरामद किया गया है। इसके अलावा
जाजमऊ में लाखों रुपए का 13,000 लीटर से ज्यादा खाद्य तेल जब्त किया गया। सभी जब्त सामान के नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कानपुर के नौबस्ता इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 किलो खजूर जब्त किया है। यहाँ एक गोदाम में छापा मारा गया तो खजूर के डिब्बों का अंबार लगा हुआ था। ये 2023 में ही एक्सपायर हो गए थे, लेकिन इस सड़े गले माल को नई पैकिंग के साथ बाजार में उतारने की तैयारी थी। रमजान के महीने में खजूर की बिक्री बहुत बढ़ जाती है और इसी का फायदा उठाने की कोशिश हो रही थी। जरा सोचिए, 3 से 4 साल पुराना माल बेचने की कोशिश हो रही थी। ये गुलाब जामुन देखने में मीठे लग रहे हैं, लेकिन सेहत के लिए मीठा जहर है। नोएडा के सेक्टर 62 में एक मिठाई की दुकान पर छापा मारा गया तो करीब 100 किलो गुलाब जामुन खराब अवस्था में पाए गए। इनमें कीड़े तक पड़े हुए थे। टीम ने एक नमूना लेकर बाकी पूरे स्टॉक को मौके पर ही नष्ट करवा दिया। बाराबंकी में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ यूपीएसआई डीसी परिसर में एक तेल ब्रांड के करीब 6,000 किलोग्राम सरसों तेल को संदिग्ध पाए जाने पर जब्त कर लिया गया। जब्त तेल की अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई गई है। छापेमारी के दौरान 420 किलोग्राम एक्सपायर्ड सरसों तेल भी बरामद किया गया। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार 25 फरवरी को करीब 180 किलो मिलावटी और सिंथेटिक पनीर को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। अलवर में ये बड़ी कार्रवाई की गई। सूचना के आधार पर सुबह करीब 6 बजे जांच टीम ने एक कार को रुकवाया, जिसमें पेटियों के अंदर बदबूदार पनीर रखा हुआ था। एमपी के सीहोर में एक जानी मानी ब्रांड के नाम पर नकली घी तैयार किया जा रहा था। एक किराए के मकान में ये खेल चल रहा था। छापा मारा गया तो करीब 800 किलो नकली घी, कंपनी के रैपर, पैकिंग मटेरियल और वनस्पति घी के टिन जब्त किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।